था आई विल बी रिकॉर्डिंग। इसके साथ जो है हम शुरू करते हैं। बेसिकली जो आज का हमारा एजेंडा है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों को एक प्लानर दे दिया जाए ताकि 2027 में जितने स्टूडेंट्स ने बैठना है सीएसएस में उनके लिए जो है एक क्लियर रोड मैप उनको पता चले। सेकंड जो है आवर एजेंडा विल बी अबाउट द सीएसएस सब्जेक्ट्स। हम एनालाइज करेंगे कि सीएसएस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या डिमांड करते हैं, और हर सब्जेक्ट में जो है अपनी अपनी डिमांड के साथ जो है सब्जेक्ट को किस तरह तैयार करना है। उसके बाद हम ब्रीफ सा जो है एनालिसिस करेंगे डीएमसीज का, कि टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं कि वो टॉपर्स होते हैं। व्हाई आई सिक्योर्ड टॉप स्कोर इन द रिटन पार्ट ऑफ सीसी एंड आई वाज इन एट द फिफ्थ ऑफ द लिस्ट। तो टॉप 10 में आने के या टॉप 5 में आने के की पीछे जो है वो वजह क्या थी। तो हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखेंगे। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि आप लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि यू बिकम द नेक्स्ट टॉपर। और हम थोड़ा सा कंटेंट बिल्डिंग के हवाले से जो है बात करेंगे, और फिर सोर्सेज जो है मैं थोड़े से डिस्कस करूंगा जो कि थ्रू आउट योर सीएसएस जर्नी आप लोग जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू किक स्टार्ट योर सीएसएस जर्नी, कि आप लोगों ने सीएसएस स्टार्ट कैसे करनी है। तो उसके लिए मैंने इसको ना दो स्टेजेस पे डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला मैं समझता हूँ कि सीएसएस स्टार्ट करने से पहले सीएसएस की एक तैयारी की तैयारी होती है। मैं हमेशा अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि भाई सीएसएस तो तैयारी होती है, लेकिन सीएसएस की तैयारी से पहले एक सीएसएस की तैयारी होती है। तो अब ये जो सीएसएस की तैयारी से पहले सीएसएस की तैयारी है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जिसको हम शुरू करते हैं सीएसएस की तैयारी से पहले और लेकर चलते हैं थ्रू आउट आवर सीएसएस जर्नी। ठीक है, थ्रू आउट जो है ये चलती होती है। इवन जो है आपका एक अटेम्प्ट हो जाता है, उसके बाद भी जो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट लेते हैं तो देयर इज ऑलवेज द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये शुरू होती है आपकी सीएसएस की तैयारी से भी पहले, लेकिन ये खत्म होती है सीएसएस की तैयारी के बाद भी चलती रहती है। ठीक है, मतलब वही बात हो गई कि पहले जो है अंग्रेज मारते थे हमें, अब उनकी अंग्रेजी मारती है। तो इट गोज ऑल अलोंग द वे। उसके बाद जो है सीएसएस की प्रिपरेशन स्टेज है, तो हम उस पे जो है ना मैंने तीन स्टेजेस में डिवाइड करता हूँ। पहली जो आपकी स्टेज होती है दैट इज कंटेंट गैदरिंग, कि आप लोग जो है सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमें मैक्सिमम नॉलेज हो, मैक्सिमम कंटेंट हो रिगार्डिंग इश्यूज, मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो। तो उसको आपके जो है 5 से 6 महीने लगाकर आप कंटेंट गेदर करते हैं थ्रू वेरियस सोर्सेज, द सोर्सेज ऑफ योर चॉइस। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको हम, अगर मैं कहूँ मार्च से लेकर अगस्त तक आप कंटेंट गेदर करते हैं। You do not memorize, you do not write, you do not practice, nothing happens at this stage। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये 6 महीने जब हो जाएंगे अगस्त 20 तक, कोई अगर मार्च 25 से हम स्टार्ट करें, फरवरी 25 से स्टार्ट करें या मार्च 1 से स्टार्ट करें, तो 6 महीने तक अगस्त 20 तक जो है आपका ये कंटेंट गैदरिंग का फेज चलेगा। नेक्स्ट जो फेज आता है दैट इज फॉर रिविजन एंड फॉर द शॉर्ट नोट्स। तो आपने क्या करना है, ये जो गैदर किया है कंटेंट, अब उसको रिवाइज करके उसको प्रिसाइज करके लिखना है। अब ये जो प्रिसाइज करके आपने लिखना है, ये जो आपने प्रिसाइज करके लिखना है, ये आपके कोई स्टेज होती है दो, जो है उसकी 2 महीनों की स्टेज होती है। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो तीसरा जो फेज आता है दैट इज फॉर अटेम्प्टिंग, और 2 महीने का जो है आपने अटेम्प्ट करना होता है। अटेम्प्टिंग क्या होती है कि आपने जो है बेसिकली देखना होता है कि आप जो है बेसिकली देखते हैं कि अब जो मेरे जितने भी जो है पास्ट पेपर्स आए हैं उनको देखते हुए उनको अटेम्प्ट करना होता है, या किसी मॉक सीरीज में जो है आप ज्वाइन करते होते हैं। सो यू बेसिकली गो विद दिस आइडिया कि भाई हमें जो है अब सीएसएस जो है एक राइटिंग राइटिंग का एग्जाम है। सीएसएस राइटिंग का एग्जाम है, तो इट शुड बी रिटन डाउन। तो हम जो है राइटिंग प्रैक्टिस करते होते हैं। एक गलती हमेशा जो है ना, एक आपको कोटेशन याद होगी कि प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन। जब प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन, इसी तरह जो है ना वो रॉन्ग प्रैक्टिस लीड्स टू रॉन्ग परफेक्शन। तो आप जब ये अटेम्प्टिंग वाला 2 महीने नहीं लगाते तो अल्टीमेटली यू बिकम नॉट, यू कैन नॉट क्वालिफाई इन द लिस्ट ऑफ दोज हु क्वालिफाई। ठीक है, तो आप उस लिस्ट में नहीं आते जो सीएसएस रिटन पार्ट का आपका जो है रिजल्ट आता है। तो ये तीन स्टेजेस, हम इसको मैंने पूरी सीएसएस की समरी जो है बना दी कि सीएसएस की एक होती है प्री स्टेज, उसके बाद एक प्रिपरेशन स्टेज होती है जिसमें कंटेंट गैदरिंग के 6 महीने होते हैं,
रिवीजन और शॉर्ट नोट्स 2 महीने की और अटेम्प्टिंग 2 महीनों की। ठीक है, ये 10 महीनों का एक प्लान है जो कि हम आगे भी इन डिटेल डिस्कस करते रहेंगे। सही है? यहाँ तक सबको जो है बात समझ में आई है? ठीक है। तो हम जो है ना सारी ये मैंने कोशिश की है कि बिगिनर्स से लेकर बिगिनिंग से मतलब राइट फ्रॉम द जीरो जो बच्चे मेरे साथ हैं आज, उनको लेते हुए मैं एडवांस लेवल तक जाऊंगा। एंड वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, और आखिर में आप सब लोगों के क्वेश्चंस भी वन ऑन वन डिस्कस होंगे। सही है? तो हम नेक्स्ट आते हैं कि प्री स्टेज में जो है ना हमने क्या करना क्या है। वी हैव टू बेसिकली हॉन्ट व्हाट हॉन्ट्स अस। ठीक है, हमने उस चीज को भगाना है, उस चीज को डराना है जो हमें डराती होती है। दैट इज इंग्लिश, अंग्रेजी जो है। तो हम उसको देखेंगे अंग्रेजी भाई इंपॉर्टेंट क्यों है कि उसको हमने प्री स्टेज में जो है करें। उसके लिए मैं कहूंगा कि एक गिव्स यू कॉम्प्रीहेंशन। जो भी आप पढ़ते हैं, अगर आपकी अंग्रेजी ठीक है तो आप समझ में आपको आ जाती है कि क्या कहना चाहता है राइटर। सही है? तो ये जो है आपको एक कॉम्प्रीहेंशन का बेस देता है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन के बेस के बाद जो है आपको दूसरा जो है, आप जब आपको कॉम्प्रीहेंड करके नॉलेज गेन करके कंटेंट कंटेंट गेदर किया आपने, तो अब कंटेंट को जो है एक्सप्रेस किस तरह करना है, वो एक्सप्रेशन जो है ना आपको नॉलेज का जो एक्सप्रेशन है वो भी आपको अंग्रेजी में करना है, क्योंकि आपके पास 11 सब्जेक्ट जो है एटलीस्ट इंग्लिश में है। 11 सब्जेक्ट जो है आपके पास कंपल्सरीली इंग्लिश में है। फिर इस्लामियात चॉइस है, और उसके बाद कोई आप लैंग्वेज लेते हैं, रीजनल लैंग्वेज, दैट इज अगेन दी ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो अगेन जो है ना वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश इसलिए बहुत जरूरी है। अब उसको इम्प्रूव कैसे करना है? इम्प्रूव करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले देखें, अगर आप जो है CSS 2027 देना चाहते हैं, तो अर्ली स्टेजेस पे बेशक आप इसको साथ लेके जाएं, 2-3 महीनों तक लेके जाएं। तो आपने ना अपनी विसिनिटी, मतलब मैं अगर लाड़काना में था तो आई यूज टू गो टू एनी टीचर जो इंग्लिश पढ़ाता हो। अगर हैदराबाद में है तो हैदराबाद में इस तरह कोई और टीचर्स हैं। अगर इस्लामाबाद में मैं था तो इस्लामाबाद में कोई और टीचर्स थे जो मुझे जो है अंग्रेजी सिखा सकें, ग्रामर सिखा सकें। ठीक है? तो जब भी आप CSS की एकेडमीज में जाते हैं, वहाँ ग्रामेरियंस तो बैठे नहीं होते। तो आप जो है फिर परप्लेक्स होके आपकी जर्नी जो है, जो कि अदरवाइज 10 से 12 महीनों की होनी चाहिए थी, वो जर्नी चली जाती है 2 से 3 सालों तक। तो आपने सबसे पहले जो है ना इम्प्रूव करने के लिए कोई भी टीचर ढूंढना है, उसके बाद जो है जो बेसिक आपको अंग्रेजी समझाए। उसके बाद रेमंड मर्फी की किताब है। अब रेमंड मर्फी की किताब जो है ना वो बेसिक, बिल्कुल बेसिक किताब मैंने लिखी है। इट्स नॉट फॉर ऑल के बस यही लेना शुरू कर दें। ठीक है, इट इज अ सजेशन कि आप उसकी किताब लें, इंग्लिश ग्रामर इन यूज। तो उसकी आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेस करें, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हुए आप जो है उसको प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके डेली राइटिंग करें, डेली लिखें किसी भी टॉपिक पे। कभी मैंने लिख लिया फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, कभी मैंने लिख लिया इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, कभी मैंने लिख लिया कि वाई आई वेयर ऑक्सफोर्ड शूज, कभी मैंने लिख लिया कि वाई आई वॉच टीवी। तो आपने वो लिखनी है, ओपन राइटिंग करनी है, और फिर आपने किसी टीचर से चेक भी करवाना है। तो आपने किसी टीचर से चेक भी करवाना है, तो अब होगा क्या कि देखें अंग्रेजी जो है ना, हम अगर आपके पास बहुत से लोगों की पंजाबी लैंग्वेज होगी, सिंधी लैंग्वेज होगी, पश्तो लैंग्वेज होगी, किसी ने भी कोई कभी जो है ना, आपने ग्रामर तो पढ़ी नहीं होगी उस लैंग्वेज की। ठीक है, या ऐसा है कि आपने सिंधी की बैठकर ग्रामर पढ़ी है, उसके बाद आप लिख सकते हैं, उसके बाद आप बोल सकते हैं। तो जब तक हम इंग्लिश भी जो है हम प्रैक्टिस के साथ नहीं सीखेंगे, तो कभी भी जो है हमारी अंग्रेजी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए जो है मैंने ये आपको बताया कि सबसे पहले आपने यू हैव टू फाइंड एनी टीचर इन योर विसिनिटी, और फिर इंग्लिश की कोई ग्रामर की किताब ले लें, जाहिर है एक सेकंड लैंग्वेज है। उसके बाद डेली प्रैक्टिस करें ताकि आप जो है यूज टू हो जाए लिखने के, और आप लिखते हुए अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करवाएं। मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो तो उन एरियाज पे काम करें। ठीक है, उन एरियाज पे काम करें तो उसके बाद जो है आपकी ओवरऑल चीजें जो है वो बेहतर से बेहतर होने लगें। उसके बाद जो प्रिपरेशन स्टेज है, जो नेक्स्ट स्टेज है, वो मैं कहूंगा तो उसमें सबसे पहले जो है ना आपका कंटेंट गैदरिंग है। अब कंटेंट गैदरिंग वाली स्टेज में करना क्या है? आपने किसी भी जो है ना, किसी भी सब्जेक्ट पे एक बुक लेनी है, किताब लेनी है, वन बुक वन सब्जेक्ट रूल के ऊपर। ठीक है? मसलन मैं आपको कहूँ तो पाकिस्तान अफेयर्स आपने सॉल्व करना है। पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस जो है ना आपके पास होगा। तो सिलेबस जो है आपने क्या करना है, उस सिलेबस को लेते हुए आपने उसकी एक कोई किताब ले लेनी है। ठीक है? मसलन सईद भट्ट की किताब है एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान अफेयर्स, तो उसको आप ले लें। ठीक है? एक्सटेंसिव नोट्स बनाएं, बेशक आप 6 से 8 पेजेस, मतलब कोशिश करें कि 8 पेजेस से ऊपर ना हो, लेकिन आप जो है 6 से 8 पेजेस के जो है आपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं।
उसके बाद जो है ना आपने कॉन्स्टेंटली देखते रहना है कि पास पेपर इस सब्जेक्ट के क्या है, सिलेबस क्या है। मसलन मैं आपको एक टॉपिक कहूँ ना कि सोशल इश्यूज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक है, तो आपने देखना है कि सोशल इश्यूज, भाई सोशल इश्यूज तो हजारों हैं। सोशल इश्यूज कौन से, सोशल इश्यूज में से पूछता क्या है, तो आप जब पास पेपर्स देखेंगे, जब आप पास पेपर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पास पेपर्स देखते हुए कि अब मुझे इस चीज में करना क्या है। तो आपने बेसिकली देखेंगे तो आप आपसे पूछा होगा कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उसके कॉजेज और उसके जो है सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। पाकिस्तान में राइजिंग कल्ट ऑफ बेगरी है, राइजिंग जो है मेनस ऑफ बेगरी है, तो इस बेगरी को जो है कम कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो आप जब देखेंगे पास पेपर्स को तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, वो अमूमन जो है ना आपसे कॉज इफेक्ट पूछता होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि अब सोशल इश्यूज पाकिस्तान में कौन कौन से हैं। मैं कहूंगा सर ओवर पॉपुलेशन है, मैं कहूंगा सर उसके अलावा जो है आपकी पॉवर्टी है, मैं कहूंगा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अब इसके कॉजेस पूछे होंगे, इम्पैक्ट पूछे होंगे, या उसको जो है अंडरस्टैंड कर उसको जो है मैनिफेस्टेशन दी होगी, तो वो आपको अपने पास पेपर्स में से आपको पता चलेगा। सिलेबस में जस्ट एक चीज लिखी होगी, क्या लिखी होगी, उसमें लिखा होगा कि भाई सोशल इश्यूज इन पाकिस्तान। तो बेसिकली आपने करना क्या है, आपने कंटेंट गेदर करना है बाय नेविगेटिंग थ्रू पास पेपर्स और सिलेबस। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो मैंने बताया था आपको कि वो रिवीजन की स्टेज है और शॉर्ट नोट्स की। तो आपने करना क्या है कि अपने जो 6 से 8 पेजेस के नोट्स बनाए थे उसको शॉर्टन करना है। एक पेज में मतलब एक साइड ऑफ द पेज, ठीक है, एक पूरा जो है आपका लीफ है, उस लीफ की एक साइड पे जो है आपने उसको पूरे 6 से 8 पेजेस को समराइज करना है। फैक्ट्स बताने हैं कि पाकिस्तान में पॉवर्टी पे अगर पूछा है तो पॉवर्टी की इंडेक्स क्या है, पाकिस्तान की पॉवर्टी की इंडेक्स पहले 39% या 44% क्यों है। तो आप कहेंगे सर ऐसा है कि पाकिस्तान ने सही से जो है वो सोशल सिक्योरिटी नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको ये फैक्ट्स गैदर करने हैं कि ये फिगर अचानक एक साल में तब्दील हुई है, तो वो क्यों तब्दील हुई है। आप बताएंगे सर वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी की जो इंडेक्स है वो तब्दील की है, पहले जो है आपका कुछ डॉलर्स थी, अब वो डॉलर्स बढ़ा दी है। तो पाकिस्तान की अल्टीमेटली जो है वो जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ मिडिल क्लास थी, तो वो भी पॉवर्टी में जो है काउंट होना स्टार्ट हुई है। तो इस वजह से 45%, 44 45% हो गई। उसके बाद आपने कोड्स यहाँ पे रिमेंबर मेमोराइज करने हैं। तो ये रिवीजन की स्टेज पे आपने ये तीन चीजें करनी है, शॉर्टन योर नोट्स। नोट शॉर्टन करने के बाद आपने फैक्ट्स को किधर करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एग्जांपल देकर के पॉवर्टी की इंडेक्स जो है वाई इट इज नाउ फ्रॉम 39 to 44%। और उसके बाद आपने कोड्स याद करने हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्टेज होती है, दैट इज अटेम्प्टिंग। आपने कोई भी टेस्ट सीरीज देनी है, मॉक्स देने हैं डेली बेसिस पे। देखें, आप जब लिखते होते हैं तो अल्टीमेटली जो है आप जब लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप इम्प्रूव करते रहते हैं, ठीक है। कल आपने एक सवाल में 5 फैक्ट्स दिए, तो आज आप 6 फैक्ट्स देंगे। आज आप कोई और अखबार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अखबार में ये चीज काम की, ये चीज काम की नहीं है। तो अल्टीमेटली जो है आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली मुझे करना क्या है। तो कंटेंट गैदरिंग, रिवीजन और अटेम्प्टिंग, ये प्रिपरेशन स्टेज पे जो है आपके लिए तीन अगेन स्टेप्स हैं टुवर्ड्स द सीएसएस जर्नी। साईं आमिर असलम, प्लीज जो है आपने ये मार्क्स लगाए हैं स्क्रीन पे वो रिमूव कर दें प्लीज, ठीक है। और प्लीज जो है आप हरकतें ना करें स्क्रीन के साथ। दिस इज फ्री सेशन, मुझे कोई भी जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी रिमूव करने में, ठीक है। मैं आपको साईं आमिर आपसे आखिर में क्वेश्चन लूंगा, लाजमी लूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने ये देखा कि प्रिपरेशन स्टेज पे जो है हमारे पास तीन चीजें थी। अब हम आते हैं कि सब्जेक्ट्स को जो है ना हमने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किस तरह करना है। अब टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जब मैं सब्जेक्ट कैटेगराइज करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका फिक्स्ड कंटेंट होता है, फिक्स्ड कंटेंट, ठीक है। उसका कंटेंट ना इधर होगा ना उधर होगा। उसके बाद वो आपको एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी में अगर आपसे 2026 का पेपर आ जाए, 2025 का आ जाए, बस सवाल पूछने का अंदाज डिफरेंट होगा लेकिन बातें वही होगी। पहले आपसे पूछता होगा जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्यों आई है पाकिस्तान में, मतलब कैसे जो है उसकी डेवलपमेंट होती है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की डेवलपमेंट कैसे होती है पाकिस्तान में। 2026 में आपसे पूछ लेगा यूनिसेफ जो है किस तरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो है उसको बेहतर बनाने में हेल्प आउट करती है। तो फर्क होगा, अदरवाइज वो स्टेटिक होंगे, उसमें कोई भी जो है ना आपका कंटेंट इधर का उधर नहीं होगा।
ठीक है, उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं कहता हूँ वो वन टाइम सब्जेक्ट्स हैं, एक बार पढ़ लें समझ लें बात खत्म। वो सब्जेक्ट्स आपके जीएसए का सब्जेक्ट है, जनरल साइंस एंड एबिलिटीज का सब्जेक्ट है। उसके बाद मैं कहता हूँ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो डे वन से लेकर डे लास्ट तक चलते हैं, जिनकी तैयारी जो है आपकी आखिर तक होती है। तो वो सब्जेक्ट जो है, सबसे पहले आपके इंग्लिश के, इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और जेंडर स्टडीज। तो ये सब्जेक्ट्स आपके डायनामिक सब्जेक्ट्स हैं। तो आपके जो है डायनामिक सब्जेक्ट्स में अब क्या करना होता है कि डायनामिक सब्जेक्ट्स आपके जो है कोई आपके डे वन से लेकर डे लास्ट तक चलेंगे। अब उनमें देखें, जब मैं डायनेमिक कहता हूं ना, तो वो क्यों कहता हूं, इंग्लिश ऐसे का कोई सब्जेक्ट फिक्स, कोई आपका कंटेंट फिक्स नहीं है। सही है, कभी वो आपसे पूछ लेता है कि फ्रैलिटी डायनेम इज वुमन, कभी आपसे पूछ लेता है बॉयज विल बी बॉयज, कभी आपसे जेंडर पे कुछ पूछता ही नहीं है। कभी आपसे पूछ लेता है कि भाई एग्रीकल्चर को किस तरह डेवलप करना है, कभी आपसे पूछता है कि बेगरी को जो है वो आपने किस तरह जो है पाकिस्तान में रिड्यूस करना है। तो कोई इसका फिक्स सिलेबस नहीं है। तो ये हैं बहुत डायनामिक सब्जेक्ट्स। 2016 में जो है उसका ट्रेंड जो था वो 2026 में ट्रेंड नहीं रहता। 2013 में जो ट्रेंड था वो 2023 में नहीं रहता। तो आपके ये सब्जेक्ट जो है वो तब्दील होते रहते हैं। जेंडर स्टडीज, वाई आई एम पुटिंग जेंडर स्टडीज इन डायनेमिक सब्जेक्ट्स, तो देखें जेंडर जेंडर में जो है 2020 में अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है लास्ट ऑफ द जेंडर पैरिटी इंडेक्स नहीं था, लेकिन 2026 में है। तो इस तरह के सब्जेक्ट जो हैं जिनकी डेवलपमेंट्स तब्दील होती हैं, तो अल्टीमेटली आपके क्वेश्चंस भी उसके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स में जाएं, तो अगरचे पाकिस्तान अफेयर की मैं आपको एग्जांपल दूं, तो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस अगर 2024 में आपसे पूछता, तो शायद उस तरह होते ही नहीं जो पोस्ट पहलगाम अटैक हैं। तो आपने इन सब्जेक्ट्स को लेके जाना है डायनेमिकली। यू हैव टू बेसिकली ब्रिंग इन द न्यू नॉलेज, ब्रिंग इन द न्यू साइड ऑफ, बेसिकली न्यू साइड ऑफ हिस्ट्री, आप उसको अलग से वो देखते होते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैंने कैटेगराइज किया कि स्टेटिस सब्जेक्ट्स जो आपके एक दफा हो गए जान छूट गई, वन टाइम सब्जेक्ट भी वन टाइम सब्जेक्ट हो गए। इसमें जो है आपने कॉन्स्टेंटली फिर रिवाइज करते रहना है। और डायनेमिक सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई फिक्स नहीं होता। मैं तो कहता हूँ इन डायनेमिक सब्जेक्ट्स की कभी भी मैं इंग्लिश ऐसे के पेपर में तैयारी करके नहीं गया। कभी भी जेंडर के पेपर में, हाँ बेसिक जेंडर की थियरीज के अलावा कभी भी तैयारी करके कोई मेरे ख्याल में अच्छा एस्पिरेंट नहीं जाएगा। पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर की कोई तैयारी नहीं होगी। यस, यू हैव टू बी बेसिकली नोइंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। तो ये जो है आपके डायनेमिक सब्जेक्ट्स, इस तरह के जो है आपने कैटेगराइज करना है इन सब्जेक्ट्स को बेस्ड ऑन द टाइम लाइन ऑफ वेयर यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो है ना, मैं अगर आऊं तो एलोकेट टाइम करना है, टाइम किस तरह एलोकेट करना है। तो टाइम एलोकेशन के लिए आपके पास जो है ना, मैं कहूंगा कि 15 से 20 दिन जो है एक सब्जेक्ट को दें। तो आपके पास 9 सब्जेक्ट्स हैं, रिमूव करें इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, ठीक है 8 सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, 9 सब्जेक्ट्स हो गए। अब हर सब्जेक्ट को अगर आप 15 से 20 दिन देते हैं पर सब्जेक्ट, तो आपके पास 4.5 महीने में ये काम हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा जो है, कोई बच्चा मेरी तरह स्लो लर्नर है। देखें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं अगर मैथमेटिक्स एबिलिटीज वाले पोर्शन को करूं तो बाकी बच्चों को 2 दिन लगेंगे, तो मुझे 4 दिन लगेंगे। तो मैंने इसलिए जो है आपको एक स्टैंडर्ड जो है आपको 6 महीने का टाइम पहले दिया था। तो 4.5 महीनों में आपके 9 सब्जेक्ट्स इजीली हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है अच्छे एस्पिरेंट हैं, अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छे से जो है आपने 4 साल गुजारे हैं, लेकिन आपने नहीं गुजारे, तो आपके पास 6 महीने हैं, तो अगेन 1.5 महीने का जो बेनिफिट है आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद इंग्लिश प्लस करंट अफेयर्स को मैं कहूंगा डेली जो है ना आपने 3 घंटे देने हैं, 1.5 आवर्स टू इंग्लिश एंड 1.5 आवर्स टू जीके एंड करंट इश्यूज। ठीक है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। तो आप इसको डेली 3 घंटे देकर आप आराम से जो है इसको सही से जो है आप कवर कर सकते हैं। और हमेशा मैं कहता हूँ सीएसएस की तैयारी जो है ना, आपने स्टार्ट करनी है पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इस्लामियात से। अब क्यों भाई, देखें जब पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामियात हुआ होता है हमारा, तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ जीके जनरल नॉलेज हमारा कवर हो जाता है। अब 50% ऑफ जनरल नॉलेज हमारा कवर हो जाता है, तो फिर फायदा किसमें होता है, अल्टीमेटली जो वन पेपर एग्जाम्स हम देते हैं ना, थोड़ा बहुत उसमें हमें एज मिलता है, हमें एमसीक्यू समझ में आना स्टार्ट करते हैं,
हमें चीजें जो है ना वो सेंस बनाना हमारे लिए स्टार्ट करती हैं। ठीक है, तो चीजों का सेंस बनाने के लिए हमारे पास स्टार्ट विद पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर एंड इस्लामियात। तो आप अपना बाकी का जो टाइम है वो इस तरह एलोकेट करें। 6 महीने जो है आपने 4.5 महीनों में 9 सब्जेक्ट्स कर देने हैं, 15 से 10 20 दिन हर सब्जेक्ट को देते हुए। और इंग्लिश और करंट अफेयर्स को आपने डेली बेसिस पे एलोकेशन करनी है टाइम की, 3 आवर्स अ डे। 1.5 आवर्स टू इंग्लिश एंड 1.5 आवर्स टू जनरल नॉलेज एंड करंट इश्यूज। तो आपका इस तरह से जो है ना आपकी सी एस एस, अब ये जो इंग्लिश का और करंट अफेयर्स का मैंने कहा है, इट मींस डेली फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 25 फरवरी। ठीक है, कल से स्टार्ट करके आप, मैं कहता हूं कि 2027 के जो है फरवरी के स्टार्ट होने जिसमें एग्जाम्स होंगे, तो आपके वहां तक चलेंगी ये चीजें। ठीक है जी। तो ये जो है आपका ओवरऑल टाइम की एलोकेशन हो गई। अब मैं आपको जो है ना गाइड करता हूं कि आप डेली रूटीन किस तरह बनाएं। ठीक है, डेली रूटीन में मैं तो कहता हूं अभी भी जो है ना आपकी, अभी भी अगर कोई बच्चा जो है 5 घंटे डेली बेसिस पे देता है, अगर कोई बच्चा 5 घंटे डेली बेसिस पे आज से भी लेना स्टार्ट करे ना, तो मैं कहता हूं कि वो सी एस एस कर सकता है अभी से। लेकिन ठीक है, कुछ बच्चे मेरी तरह होते हैं जिनको इतनी चीजें नहीं आती होती, तो मैं अपनी तरह के बच्चों के लिए जो है ना फिर थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ। 5 घंटे नहीं करता, 5 से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मिनिमलिस्ट येट प्रोडक्टिव। ठीक है, तो हमने करना क्या है कि हमने टाइम को जो है ना बेसिकली 2 फेजेस में डिवाइड करना है। पहला फेज जो है वो नॉलेज आवर्स होंगे, जिसमें हम नॉलेज गेदर करेंगे। जिसमें करेंगे क्या, कोई भी एक सब्जेक्ट लेंगे, मसलन आज मैंने पाकिस्तान अफेयर्स ले लिया, तो पाकिस्तान अफेयर्स की जो है प्री पार्टीशन की जो मूवमेंट्स हैं, सारी रिफॉर्म मूवमेंट्स, वहां से शुरू किया। उसके बाद जो है मैंने फिर पाकिस्तान की जो है डेमोग्राफिक्स पे आ गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आ गया, करंट इश्यूज पे आ गया, रेलेवेंट सब्जेक्ट्स पे आ गया। तो वो सारे जो है ना मेरे सब्जेक्ट पे मैं काम करता हूँ। तो 15 दिन एक सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तो 4 घंटे डेली उसको देने हैं। रीड वन बुक पर सब्जेक्ट। उसके बाद मैं फिर कहता हूँ कि 4+3, 7 घंटे स्किल आवर्स। 3 घंटे स्किल आवर्स होते हैं, मतलब आपने इसमें स्किल्स डेवलप करनी है। इंग्लिश राइटिंग करनी है 30 मिनट के लिए, न्यूज़पेपर पढ़नी है 40 मिनट के लिए। न्यूज़पेपर कभी भी जो है ना आप 40 मिनट से ऊपर ना पढ़ा करें। ठीक है, उसके बाद ग्रामर कभी कभी आप प्रैक्टिस कर लें, 40 मिनट की ग्रामर प्रैक्टिस कर लें। और 10 मिनट किसी टीचर के पास चले जाएं और उस टीचर को कहें कि सर जो मैंने ये 30 मिनट राइटिंग की है वो चेक करके दें। वो जो मिस्टेक्स बताए, वो मसलन आपको कहेगा कि यार आप में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इशू है, तो आप क्या कहेंगे, ग्रामर पे जाएंगे कि ग्रामर की किताब पे जाएंगे, वो कहेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस आप सही नहीं लिखते। तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे जाकर वापस जो है आप उसको रिवाइज करेंगे और वापस जो है उसके रूल्स पढ़ के फिर देखेंगे कि मेरा क्या इशू आ रहा था उस पर्टिकुलर जो सेंटेंस मैंने लिखा था। तो डज इट मेक सेंस? यहां तक सब बच्चों की क्लियर है कि आपने जो है करना क्या है बेसिकली? इरफान, मैं आखिर में आपसे क्वेश्चन लूंगा, लाजमी आपको बताऊंगा, ठीक है जी? अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे आते हैं कि भाई ये तो हो गई, ये तो हो गई कि आपने तैयारी कैसे करनी है ना 2027 के लिए। अब थोड़ा सा ये चीज देखते हैं कि टॉपर्स क्या करते हैं। ठीक है, टॉपर्स का जो है ना वो टारगेटेड स्टडीज करते हैं, फोकस करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स पे, कुछ सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं। 70+ मार्क्स देते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में। चूज करते हैं सब्जेक्ट्स के, मैं किस सब्जेक्ट का एप्टीट्यूड मेरा किस सब्जेक्ट की तरह है, वो चूज करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स को, और उनमें 70+ मार्क्स लेने के लिए मेहनत करते हैं। कोशिश करते हैं कि 220 नंबर्स के जो एमसीक्यूज है उसमें मैक्सिमम मार्क्स लेने की। उसके बाद हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे इंग्लिश प्रेसियन कॉम्पोजिशन, जैसे जनरल साइंस एंड एबिलिटीज। यहाँ पे लोग डरते हैं कि यार इंग्लिश प्रेसी तो मेरा फेल हो जाएगा, लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स तो उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं कि ये सब्जेक्ट तो हमें मार्क्स देगा। जनरल साइंस एंड एबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज से लोग डरते हैं कि इस्लामिक स्टडीज मार्क्स नहीं देगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कुछ होते हैं जिनमें जो है टॉपर्स क्या करते हैं कि उनको हॉर्न करते हैं टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अगर इसको मैं मैथमेटिकली फार्मूला में देखूं, तो टॉपर ऑफ सीएसएस, टॉपर ऑफ पीएमएस क्या करेगा, फाइनल फार्मूला उसका टारगेट होगी एलोकेशन। वो टारगेट करेगा एलोकेशन को, वो कहेगा कि मेरी किसी तरह एलोकेशन हो जाए। अब आप अपने अपने पेपर्स पे लिखते जाएं कि आपको एलोकेशन के लिए, अगर आप पंजाब से हैं तो आपको मार्क्स चाहिए 690,
अगर आप सिंध से हैं, सिंध रूरल से, तो आपको मार्क्स चाहिए 680 इन योर टॉप ग्रुप। ठीक है, अब लिखते जाएं। आपके पास हैं 10 सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपके पास हैं 10 सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट में आपके पास मार्क्स हैं 60। हर सब्जेक्ट में आपके पास मार्क्स हैं 60, मल्टीप्लाई 10 सब्जेक्ट्स। इंग्लिश को हमने माइनस कर दिया, इंग्लिश फिलहाल नहीं लिखते हैं। ये कितने मार्क्स हो गए हमारे पास? ये हो गए 600। तो ये जो हमारे पास 600 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब इंग्लिश प्रेसी को हम देखते हैं कि उसमें भी हमने, हमारे पास 40 मार्क्स हैं, जस्ट हमने पास किया। और इंग्लिश ऐसे को हम देखते हैं। ठीक है, इस पे भी हमने 40 मार्क्स ले लिया। 40 मार्क्स हमने ले लिए। हमारे पास ये कितने मार्क्स बचे बने? 680 मार्क्स। तो 680 मार्क्स तो हमारे सिंपलिस्टिकली हमारे 680 मार्क्स यहां तक बन गए। अब मैं क्या कहूंगा टॉपर्स की तरह, अब मैं क्या करूंगा टॉपर्स की तरह। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा टॉपर्स की तरह। मैं देखूंगा कि यार मेरे पास जो है ना, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 मुझे 60 नंबर्स के बजाय 10 मार्क्स ऊपर देगा, 70 देगा। एक और सब्जेक्ट है, मैं कहूंगा कि यार जेंडर स्टडीज मुझे 70 देगा। तो ये इंग्लिश प्रेसी में मैंने 40 लिखे हैं, इंग्लिश प्रेसी में मैं लूंगा 60, तो 20 ऐड कर दूंगा इसमें। उसके बाद इस्लामियात में मैंने जो है 60 लिखे हैं, चलें उसको 60 ही रहने देते हैं। इसके बाद एक और सब्जेक्ट लूंगा जो कि 70 मुझे दे, जो 70 मुझे दे। तो ये हमारे पास फॉर्मूले में 680 के बाद 10, 690, 600, 700, 720 और 730 नंबर हो गए। अब ये 730 नंबर मेरे यहां तक एक रॉ रॉ फॉर्म में जो है 730 नंबर मिलते हैं। अब ये मेरे पास 730 नंबर आ गए। अब होगा क्या, यहाँ पे ना एग्जामिनर कहेगा नहीं जी, हमने जो है ना आपको एक सब्जेक्ट में हिट करना है आपको। ठीक है, 20 नंबर्स वो माइनस कर देगा हमारे। वो कहेगा नहीं जी, दूसरे सब्जेक्ट में भी हिट करना है हमने आपको। दो सब्जेक्ट्स भी हिट होते हैं आपके, दो सब्जेक्ट्स भी हिट होते हैं, उसके बाद भी आपके नंबर जो है ना वो 690 बन जाते हैं। और पंजाब के लिए एलोकेशन में कितने चाहिए थे? पंजाब के लिए एलोकेशन में मैंने कहा था आपको 690 मार्क्स चाहिए आपको पंजाब में टॉप एलोकेशन के लिए। तो आपका जो है, इन ऑल द ऑड्स ऑफ एग्जामिनर हिटिंग योर सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट हिट कर देता है, इन ऑल द ऑड्स अगेंस्ट यू, you can still secure your allocation by securing 690 marks at the least, by targeting टारगेटिंग एलोकेशन via द फाइनल फार्मूला। या जो है आप सब्जेक्ट्स को जो है आपने किस तरह से पढ़ना है, टॉपर्स की तरह पढ़कर मैथमेटिकली अगर आप देखें तो आपके 680 690 नंबर सुकून से आ सकते हैं। बलोचिस्तान वाले या उसके बाद जो है सिंध अर्बन वाले, और उसके बाद जब वुमेन कोटा पे, तो मेरे ख्याल में वो तो भाई डबल डबल उनके ट्रिपल चांसेस होते हैं सिक्योरिंग एलोकेशन के लिए। तो आपके पास एक आसानी से जो है आपका टारगेट अचीव होता है। और फिर टॉपर क्या करता है, दूसरा टॉपर ये करता है कि वो डायरेक्ट अटैक, मतलब इट इज वेरी प्रिसाइज इन द कंटेंट। वो नहीं जाएगा कि मैं ये भी पढ़ूं वो भी पढ़ूं, मतलब बिला वजह की भटकती आत्माओं की तरह वो नहीं जाता जाएगा। उसके बाद जो है ना वो टॉपर आइडेंटिफाई करता है कौन से सब्जेक्ट्स पे कैपिटलाइज करने हैं। तो आपके पास ये तीन चीजें हैं, टॉपर्स की हैबिट्स हैं, जो मैं कहता हूं कि आप सुकून से जो है आप सीएसएस में अपनी पसंद की एलोकेशन ले सकते हैं। अगर आप टारगेट करें एलोकेशन को, प्रिसाइज कंटेंट के साथ जाएं, बजाय के जो है ना वो बेगरी के, यहाँ पे देखेगा कि बेगरी की हिस्ट्री क्या है, थेरीज क्या है, वो क्या कहेगा, कॉजेज और इम्पैक्ट पूछे, कॉजेज और इम्पैक्ट लिखेगा, जान ही छूट गई भाई। ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा सब्जेक्ट कौन सा है जो स्कोर देगा। तो बुनियादी तौर पे आपका जो टॉपर है ना, वो इस तरह की मार्क्स लेता होता है। माहीन हसन 2017 में टॉपर थी, 18 में। ठीक है, प्रेसी में 81 नंबर हैं, स्टेटिस्टिक्स 81, अकाउंटिंग 78, तीन सब्जेक्ट्स में 70 प्लस मार्क्स, 758 टोटल मार्क्स। यासिर नजीर हैं 78 प्रेसी में, देखिए सारे के सारे प्रेसी में जो है आपके 70 प्लस हैं। जीएसए में 72, पंजाबी 82। ताजीम जफर हैं प्रेसी में 80, जोलॉजी में 76, पंजाबी 76। फहद चीमा 70, 76, 91। नमरा अवेस 78 प्रेसी, 91 इकोनॉमिक्स।
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 68, सर शरीफ 78, प्रेसी में 87, यूएस हिस्ट्री में आई लॉ 76, सिंधी 76, सर मखमल 61, 79, 86, ठीक है, आदिल रियाज गोंदल 67, 76, 76, 89, ठीक है, उसके बाद शाफी एजाज 70, 78, 77, 74। तो अल्टीमेटली जो है आपकी एलोकेशन, जब आप तीन सब्जेक्ट्स में टॉप 20 मतलब 70+ मार्क्स लेते हैं, तो आपकी एलोकेशन सिक्योर हो जाती है, आप पोजीशन लेते हैं। ये मेरी डीएमसी है। आप नीचे वाले देखें, इंग्लिश एसए में 58 है, इंग्लिश प्रेसी में 62 है, सिंधी 62, करंट इन पाकिस्तान अफेयर 58, जनरल साइंस एंड एबिलिटी 63, अब इस्लामियात में 70 है, IR1 78, IR2 75, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर 87, जेंडर स्टडीज 70। अब ये मेरी पीएमएस की जो है आपकी डीएमसी है, इंशाल्लाह सीएसएस की भी आए तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये जो है ना, आप देखें 1 2 3 4 एंड 5 सब्जेक्ट्स मेरे 70+ जब जाएं, तो अल्टीमेटली मैंने क्या कहा था, तीन सब्जेक्ट्स आपके 70+ जाएं तो आपकी एलोकेशन सिक्योर हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपके डीएमसीज हैं, जिसको आप देखते हुए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई टॉपर्स क्या करते होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? आप ना प्लीज जो है इसी लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, सेम लिंक के साथ जो है, यहाँ पे टाइम एंड हो रहा है मीटिंग का, सेम लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। कुछ स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए, वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और आखिरी कुछ चीजें हैं आपके लिए, अपना वे बताऊंगा कि आपको क्या करना है अब। ठीक है, प्लीज जो है सेम मीटिंग के साथ आपने ज्वाइन बैक करना है। सेम लिंक है आपके पास, उसके साथ जो है आप आ जाएं। विद इन 2 मिनट जो है हम शुरू करते हैं इसको।